हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है सेट का, जहाँ पे हम लोग अपना फंडामेंटल पूरी तरीके से अपना जो बेसिक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग 2022 तक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। और एक चीज़ आपको बताना है कि मैं अभी स्टार्टिंग करने वाला हूँ 12th स्टैंडर्ड का लॉजिक चैप्टर। तो जो भी आपके फ्रेंड होंगे जो अभी 12th में जाने वाले हैं, या फिर अभी 12th का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, तो आपके पास टाइम है। वो फ्रेंड जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वहां से उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला टॉपिक होगा जो हम लोग 12th के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक साथ हम 11th के भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में सेट के बाद इसी में मैं कंटिन्यू कर दूंगा लॉजिक, क्योंकि लॉजिक एक इंडिपेंडेंट है। तो लॉजिक को मैं स्टार्ट कर दूंगा 12th का, बाकी आपका चलते रहेगा साथ साथ में। तो प्लीज़ आपके जो फ्रेंड होंगे उन्हें आप इकट्ठा करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो मैं 12th का स्टार्ट कर सकूँ। और स्टार्टिंग से आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 9 है, जहाँ पे हम लोग सेट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट का। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि पावर सेट से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना ही पड़ेगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना कहीं पे, पूरी वीडियो को देखना स्टार्टिंग से एंड तक। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ अब पिछले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पीपीटी वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप FB पे और मेरी वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 9, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये 4 टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की मदद से बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। एक बार आपको सारे डेफिनेशन क्लियर हो गए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको और आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके बेसिस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सारी चीज़ें डेफिनेशन आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट डिफरेंस जो डिस्कशन है इन 4 टॉपिक का हम करने वाले हैं। तो आपका इसके बाद पूरी अच्छे तरीके से पूरा बेस आपका पूरा मजबूत हो जाएगा और आप एकदम अच्छे से समझने लगे। इसके बाद से आपको कभी भी यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखो, कहीं भी स्किप मत करना। तो ये 4 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले। पहले मैं आपको बोर्ड पे सारे टॉपिक डिस्कस करा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पीपीटी में इतना अच्छे तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब लोग बोर्ड पे पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, बोर्ड पे ये चारों टॉपिक को एक ही साथ पहले क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद जो जो पॉइंट है मैं उसको पीपीटी पे आपको बता दूंगा कि ये सारे पॉइंट हमने पढ़े। जो पॉइंट नहीं हो गए मैं आपको पीपीटी पे बता दूंगा, लेकिन जितने भी पॉसिबल है मैं सारे आपको बोर्ड पे बता देता हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखें और कहीं भी स्किप मत करना, मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूँ। और नोटबुक और पेन आपको लेके बैठना है और हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। बहुत सारे पॉइंट में एक्स्ट्रा बताता हूँ तो वो आपको नोट करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितनी प्रॉपर्टी में लिखवा के दे रहा हूँ वो सारी आपको लिखना है। जो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, जो पीपीटी में है वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी पॉइंट होती है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ और बहुत सारी एप्लीकेशंस बताता हूँ, तो वो भी आपको साथ साथ में लिखना है। जिसमें बोलता हूँ ना कि इसका यूज़ आपको बाद में होगा, तो आपको उस पॉइंट को लिख के रखना है। जब यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि ये इसका यूज़ हमने वहाँ पर किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। तो यूनियन ऑफ सेट्स में हम 2 सेट्स का यूनियन ले सकते हैं, 3 सेट्स का यूनियन ले सकते हैं, 4 सेट्स का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स का। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है जिसके पास एलिमेंट गिवन है 1 2 3, और एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है सपोज 2 3 4 5। अब डेफिनेशन क्या था ए यूनियन बी का? सिंपल सा डेफिनेशन है कि ए के सारे एलिमेंट लिख लो 1 2 3, बी के सारे एलिमेंट लिख लो 2 3 4 और 5, ठीक है। ये डेफिनेशन था कि ए यूनियन बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। या फिर और एक डेफिनेशन था कि ए के अंदर या तो ए के एलिमेंट होने चाहिए, या तो बी के एलिमेंट होने चाहिए, या तो दोनों के एलिमेंट होने चाहिए।
ये हमने डेफिनेशन देखा था। और उसके बाद क्या कहा था कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको वन टाइम लिखना है। अब क्लियरली दिख रहा है कि 2 3 रिपीट हो रहा है, तो यानी कि इस चीज को यहां से हटा देंगे और कितने बार लिखेंगे, वन टाइम। ये आ गया ए यूनियन बी। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जब भी हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए सेट के सारे एलिमेंट, बी सेट के सारे एलिमेंट, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना है। एक डेफिनेशन और थी क्या, कि ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो या तो ए को बिलोंग करेंगे। अब देखो 1 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, 2 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, 3 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, बट 4 किसको बिलोंग कर रहा है यहां पे, और x बिलोंग्स टू b, या फिर x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b। ये हमारा ए यूनियन बी का डेफिनेशन हो जाता है। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में है, और यूजुअली हम बोलिए तो ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, और कॉमन को सिर्फ एक टाइम लिखना। ये सिंपल सा डेफिनेशन। अब और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको यूनियन ऑफ सेट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अच्छा, और एक चीज पता चल गई कि जब हम दो सेट को, ए और बी, जब हमने दो सेट लिया उससे एक नया सेट निकल के आ गया, वो भी एक सेट था, मतलब ए यूनियन बी भी एक सेट है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐसे ही सेट में हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, यूनियन। मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग को इसे खुद ट्राई करना है। 1 2 3 4 5, और बी एक सेट है जिसके पास 2 3 0 1 6। तो अब क्या करोगे, आप एक नया सेट बनाओगे जिसका नाम है ए यूनियन बी। ए के सारे एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4 5। बी के सारे एलिमेंट ले लो, बट ध्यान रखना है कोई नंबर, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, 0 नहीं है, इसको डाल दो, 1 ऑलरेडी है, 6। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। आगे चल के हम लोग वो फॉर्मूला भी देखेंगे कि ए यूनियन बी के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, तो जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे बहुत इजी मेथड से, वो आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे ए यूनियन बी का, तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ देंगे। तो आई होप आपको ये ए यूनियन बी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ, पहले हम दो सेट का देखते हैं, उसके बाद हम लोग 3 4 सेट। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन। सपोज एक सेट के पास एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट के पास एलिमेंट है 2 3 6, और आपको डिफाइन करना है ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सा डेफिनेशन था, हमने क्या देखा था कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन हो। ए के अंदर ही बिलोंग करता हो, बी के अंदर ही बिलोंग करता हो। अब 1 ए के पास है बट बी के पास नहीं है, मतलब यहां पे नहीं आएगा। सेकेंड, 2 यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो 2 हमारा इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वही एलिमेंट रखो जो ए और बी दोनों के पास कॉमन हो। 3 यहां भी दिख रहा है, ये। अब 4 ए के पास है बट बी के पास नहीं है, 6 बी के पास है बट ए के पास नहीं, तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक सेट के पास एलिमेंट है 1 2 3, और मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया बी जिसके पास है 4 और 5। अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए के पास 1 2 3 है, बी के पास 4 5 है, हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये सेट कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि ए यूनियन बी भी एक नया सेट मिलता है, ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट है। सेट के पास कुछ नहीं है, या तो वो 5 लिखो या तो सेट को एम्प्टी सेट, और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, तो इसे हम कहते हैं, तो आपको नोट करके लिखना है, हियर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट।
ये हम लोग अभी वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे कि ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब दोनों अलग अलग है, इसी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों जुड़े हुए नहीं है। दो चीज तब जुड़े हुए होते हैं जब उनमें कोई कॉमन हो। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है मतलब आपस में दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टीशन में, ये आगे चल के जब हायर स्टडी करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है डिसजॉइंट। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सेट डिसजॉइंट हो जिससे कि हम पार्टीशन कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसजॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सिंपल सा डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब एक काम करते हैं, मैंने आपको कहा था कि हम लोग 3 सेट 4 सेट 5 सेट के लिए भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक सेट लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट ले लेता हूं सपोज 2 3 6 8, और एक सेट ले लेता हूं C जिसके पास 1 2 8 9 6 8 है। अब आपको क्या करना है, A यूनियन B यूनियन C निकालना है। आपको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है। A यूनियन B यूनियन C ये कहता है आप A के एलिमेंट ले लो, B के एलिमेंट ले लो, C के एलिमेंट ले लो। ध्यान रखना है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं A के एलिमेंट लिख देता हूं 1 2 3 4, B के एलिमेंट उठाता हूं, 2 ऑलरेडी है, 3 भी ऑलरेडी है, तो 6 और 8। अब यहां पे देखो 1 ऑलरेडी गिवन है, 2 ऑलरेडी गिवन है, 8 ऑलरेडी गिवन है, 9 और 6 भी ऑलरेडी गिवन है। ये हो गया मेरा A यूनियन B। तो A यूनियन B के अंदर A के भी एलिमेंट आ गए, B के भी एलिमेंट आ गए, C के भी एलिमेंट आ रहे, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। क्योंकि सेट्स का डेफिनेशन होता है क्या, सेट का डेफिनेशन क्या है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो भी ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जब दो सेट लेते थे तो वो एलिमेंट देखते थे जो दोनों में कॉमन हो। अब क्या कह रहा है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मतलब होता है कि अगर मैं इसको मैथमेटिकल डिफाइन करूं, वो सारे x सच दैट x A को भी बिलोंग करे, x B को भी बिलोंग करे एंड x C को भी बिलोंग करे। ये मैथमेटिकल है। जैसे यूनियन का था, या तो A या तो B या तो C या तो दोनों को या तो तीनों को। ठीक है, बट इंटरसेक्शन में क्या होता है, हर एक सेट को बिलोंग करना चाहिए, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे n सेट हो, हर एक सेट को बिलोंग करेगा, वही एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर आता है। अब तीनों का इंटरसेक्शन मतलब ऐसा एलिमेंट चुनो जो तीनों में हो। 1 इसमें नहीं है, हट गया। 2 तीनों में दिख रहा है, इसके अंदर लिख दो। 3 यहां पे भी, यहां पे भी, यहां नहीं है। 4 यहां पे है, यहां पे नहीं है, कैंसल। मतलब एक है तो हो गए। देखो 2, अब देखो ध्यान से सुनो, किसी एक एलिमेंट को ही पकड़ के ले लो, क्योंकि अगर आप इसके बाद लोगे ना तो अगर इसमें नहीं है तो वो ऑलरेडी नहीं आएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो किसी भी एक सेट को रेफरेंस मान के आप क्या कर सकते हो, पूरा इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। मतलब एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है तीनों में, 2 2 2, बाकी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, और ये मेरा A यूनियन B यूनियन C हो गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि A यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। अब एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब थोड़े ध्यान से डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको हर एक चीजें बता चुका हूं, हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं, एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं, इनवर्स की बात करते हैं। यहां पे इनवर्स नहीं होगा, बट यहां पे कम्यूटेटिविटी होगा, एसोसिएटिविटी होगा, आइडेंटिटी होगा, यहां पे और भी कुछ आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। तो सबसे पहले हम पहले लॉ की बात करते हैं, कम्यूटेटिविटी। तो A यूनियन B, B यूनियन A के इक्वल होता है। ऐसे ही A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A, मैं दोनों को साथ में ले रहा हूं, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी।
इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिविटी। तो ये कम्यूटेटिव है। सेकेंड, ए यूनियन बी यूनियन सी लो, या फिर ब्रैकेट को चेंज करो, ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे इंटरसेक्शन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव। ठीक है। थर्ड आता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि ऐसी कौन सी एलिमेंट अप्लाई कर दूं कि फिर से ए आ जाए, यूनियन के लिए और एक बार इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है। अगर मैं ए में एम्प्टी मिला दूं तो फिर से यही सेट आ जाएगा, मतलब एम्प्टी यूनियन के अंदर एज अ आइडेंटिटी एक्ट करता है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन के साथ अप्लाई कर दूं तो हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी। क्यों? क्योंकि ए और एम्प्टी है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर एक सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मतलब कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी। अब अगर ए में मैं यूनिवर्सल ले लूं तो इसका आंसर ए आता है। तो इंटरसेक्शन के अंदर यूनिवर्सल सेट, यू यहां पे यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एज अ आइडेंटिटी एक्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं यूनियन पे अप्लाई कर दूं तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब यही से मैं आपको एक चीज और रिजल्ट बता देता हूं। आपको पता है कि ए, देखो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट यूनिवर्सल के सबसेट होते हैं। तो यहां से एक चीज आपको पता चल गया कि ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो यूनिवर्सल सेट का जब सबसेट है तो उसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए। और ए जब वी का सबसेट है तो आंसर क्या आ रहा है, यू। इसका मतलब एक रिजल्ट आप लिख दो कि जब भी ए बी का सबसेट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए आएगा, जबकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमेशा बी आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। वेन डायग्राम से मैं अगर बताऊं, ये ए है और ये बी है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, ये पूरा ए आ जाएगा। और जबकि यूनियन के अंदर क्या आएंगे, पूरी बड़ी वाली सेट आ जाएगी। तो याद रखना है, अगर ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है तो यूनियन हमेशा बी सेट होगा और इंटरसेक्शन हमेशा ए सेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका मैं यूज भी करूंगा। आपको टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है, जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज मैं करूंगा, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड को, इसे हम लोग एम्प्टी लॉ बोल सकते हैं, इसे यूनिवर्सल लॉ। तो ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद कितने, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया ना, फिफ्थ। एक होता है आइडम पोटेंट। आइडम पोटेंट क्या कहता है कि खुद उसी सेट के साथ उसका यूनियन ले लो, उसी सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लो। मतलब कि ए का जब इंटरसेक्शन लोगे खुद के साथ तो फिर से ए आता है, या फिर ए का यूनियन ए के साथ ले लो फिर से वही आता है। इसे हम कहते हैं आइडम पोटेंट। क्या कहते हैं इसको, आइडम पोटेंट लॉ। ठीक है। अब सिक्स प्रॉपर्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आइडम पोटेंट। फिर नेक्स्ट आता है, कौन सा है नेक्स्ट, आइडम पोटेंट हो गया, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव। कि जब हम ऑपरेशन को, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हमेशा हमारे पास दो ऑपरेशन होने चाहिए। अगर मैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ले रहा हूं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये ओपन होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे आप मल्टीप्लीकेशन में करते हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। बट एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के ऊपर इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ये चीज आपको, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता, बट ये होता है। तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सेट के अंदर हो या नंबर्स के अंदर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर यूनियन को ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट। तो यहां पे ये चीज वैलिड है, बट यही चीज हम मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए नहीं कर पाते। तो ये डिफरेंस होता है हर अलग अलग सेट में। नंबर्स के लिए वैलिड है, बट जब हम नंबर्स का सेट बना ले या किसी भी चीज का सेट बना ले तो सेट के अंदर ये दो चीज होती है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो आई थिंक आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी डिस्कस हो। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से जो हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसमें सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ सेट के नॉलेज रहना चाहिए, आपको उसके लिए इक्वेशन पता होना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप इसके क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। बाकी पिछले जो अब तक आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक या 11th में और भी बाकी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। जो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब थर्ड टॉपिक, डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट्स का डिफरेंस, इसे हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी, या फिर इस तरीके से, दोनों का मीनिंग सेम है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ए माइनस बी का एक काम करते हैं, पहले सेट से देखते हैं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन मैथमेटिकली बताऊं। तो एक सेट लेता हूं क्योंकि आपको ना एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है। अगर एक सेट के पास एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के पास एलिमेंट है 4 5 6 7, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि आपको ए के एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, क्या करना है, ए में से बी को माइनस करने का मतलब क्या होता है कि आपको ए के एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, 1 ले रहा हूं, बट ध्यान ये रखना है उसमें बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। मतलब इसमें से बी के एलिमेंट को माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 पहले लिख लो। ठीक है, ए सेट मैंने लिख लिया। अब क्या कह रहा है, ए में से बी को माइनस कर दो। देखो 5 6 7 तो है ही नहीं इसके पास, तो क्या बच रहा है इसके पास, 4, तो 4 को माइनस कर दो। ए के सेट में से जो बी के एलिमेंट है उसको माइनस कर दो। तो यानी कि ए माइनस बी का मतलब एक सेट के एलिमेंट में से बी सेट के एलिमेंट को माइनस कर दो, उसे कहते हैं ए माइनस बी, या ए डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये होता है डिफरेंस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें डरना नहीं है। ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को रिमूव कर दो या उसको माइनस कर दो, एक्सक्लूड कर दो, उसे हम कहते हैं ए माइनस बी। क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब आप बोलोगे देखो सिंपल सी बात है, ए सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट ले लेता हूं, सपोज 2 3 6 8। देखो अभी हम लोग सिंपल एग्जांपल ले रहे, बहुत इजी लग रहा है, तो नॉलेज तो यही होगा। अब इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसका मतलब यह है कि आपका पिछला नॉलेज क्लियर नहीं है। लेकिन यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस यही चीज है। अब इसके लिए आपको पिछला नॉलेज, आपको सेट बिल्डर फॉर्म पता होना चाहिए कि आपको हर चीज को इस फॉर्म में लिखने आना चाहिए। अगर आप इस फॉर्म में लिख लेते हो तब तो ये इजी हो गया। ठीक, अब आप करोगे तो आप क्या करोगे, ए माइनस बी निकालोगे या फिर ए माइनस बी, ऐसे लिखते हैं। आप बोलोगे सर आपने कहा था कि ए सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, तो एक काम करोगे आप 1 2 3 6 8 को लिख दोगे। फिर आप बोलोगे सर आपने कहा था कि इसमें से बी के एलिमेंट को माइनस कर दो, तो बी का एलिमेंट माइनस हो गया। 9 10 तो इसके पास है ही नहीं, मतलब ये आ गया। तो ए के ही एलिमेंट है, बस जो बी में था उसको माइनस कर दिए। तो यहां से मैं आपको एक डेफिनेशन बोल सकता हूं क्या, कि a माइनस बी ये कहता है कि a में से माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b को। इस तरीके से भी तो कह सकते हैं कि a में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दो। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब ये भी होता है कि a इंटरसेक्शन b का मतलब ये क्या चीज है, इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन होता है।
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। ये चीज क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे, इस पे आप ज्यादा हेडेक मत लो, ठीक है। और अगर मैथमेटिकली मैं इसको डिफाइन करूं, वो सारे एक्स जो ए को तो बिलोंग करते हो बट बी को नहीं बिलोंग करते हो, जाहिर सी बात है ए के ही एलिमेंट लेना है, बट ध्यान रखना है कि बी के एलिमेंट ना आए। ए के सारे एलिमेंट लो, इस बात को ध्यान रखते हुए कि बी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। किसी भी सेट के और एलिमेंट कॉमन रहेंगे चलेंगे, बट बी के साथ उसका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये सबका भी क्यों यूज करते हैं, जब आगे चल के हम लोग हायर मैथ्स में जब हमको पार्टीशन करना होगा, डिसजॉइंट सेट बनाने होंगे, तब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जब हमको सेट को, अगर मान लो कोई बहुत सारे सेट दिए, बहुत सारे कॉमन एलिमेंट है, और मुझे क्या करना है अलग अलग डिसजॉइंट सेट बनाने, तब यहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये सब चीज वहां यूज होती है। तो ये क्लियर हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब एक आपको एग्जांपल देता हूं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और एक सेट ले रहा हूं ए 1 2 3 4। यूनिवर्सल सेट बोल रहा हूं, इसका मतलब जो भी सेट उठाऊंगा वो इसी में से उठाऊंगा। अब एक चीज ध्यान दो, मैं एक एक करके यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट उठा रहा हूं। 1 बिलोंग कर रहा है ए को, 2 ये भी बिलोंग कर रहा है ए को, ऐसे 3 ये भी बिलोंग कर रहा है ए को, 4 ये भी बिलोंग कर रहा है ए को, 5 डजेंट बिलोंग्स टू ए, 6 डजेंट बिलोंग्स टू ए। तो अब हम डिफाइन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहता है, इसके अंदर वही सारे एक्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हो बट ए के अंदर ना हो। तो आप देखो ये जो जितने भी एलिमेंट है वो सब कहां से उठा रहा हूं, यूनियन से, बट क्या होना चाहिए ए के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये तो हट गया क्योंकि ए के अंदर है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो एक तो 5 एक तो 6। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बताने की जरूरत नहीं मुझे, सिंपल सी बात है। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, यही तो कर रहा हूं। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट उठा रहा हूं लेकिन ए के एलिमेंट को छोड़ के। तो मैं इस तरीके से भी तो कह सकता हूं, पूरे यूनिवर्सल में से ए सेट को हटा दो। यूनिवर्सल के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है, पूरे यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के पास नहीं होना चाहिए। पूरे यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट ले लो, सिर्फ ए के एलिमेंट को छोड़ के। जब हम डिफरेंस की बात करते थे तो वहां पे 2 सेट यूज होता था। कॉम्प्लीमेंट में भी ये होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में हम लोग एक ही सेट मान के चलते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्सल में से तो क्या करेंगे, ए को छोड़ दो, जो बचा वो सारे कहां रहेंगे, यूनिवर्सल में। तो वही हमारा हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये डेफिनेशन है। और अगर मैं वर्डिंग में बोलूं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट which does not belongs to set ए के अंदर नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एक सेट है 2 3 6 8, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के लिए और एक सेट ले रहा हूं 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल के एलिमेंट यहां पे रखना स्टार्ट करोगे। सिर्फ ध्यान रखना ए में ना हो। आप यहां पे 1 रख दोगे, 2 नहीं रखोगे क्योंकि ए के पास है, 3 भी नहीं रखोगे, 4 रख दोगे क्योंकि ए के पास नहीं है, 5 6 भी नहीं, 7। तो यूनिवर्सल का वही एलिमेंट रख रहा हूं जो ए के पास नहीं है। देखो 1 5 7 इसके पास है बट यहां से कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन ए का जो इंटरसेक्शन होगा, कॉमन एलिमेंट कितना होगा, एम्प्टी, दोनों के पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये भी हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए, ये मैं नोट आपको प्रॉपर्टीज में लिख के दिया हूं। सेकेंड, अगर मैं इसका यूनियन लू तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा यूनियन आ गया, अरे यूनिवर्सल सेट आ गया। तो ये 2 प्रॉपर्टी आ जाती है किसके अंदर,
कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब थोड़ा और ध्यान से सुनो, ये तो आपको क्लियर हो गया। एक छोटा सा यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं 1 2 3। एक बार कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो क्या होगा, अरे 1 1 2, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट ना हो। 1 2 तो है तो सिर्फ 3 आ जाएगा। अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका मतलब क्या होगा, इसमें से 3 ना हो तो मैं 1 ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं। क्यों, क्योंकि इसमें से ये एलिमेंट माइनस करना है। तो यहां से क्या आ गया, एक इसके इक्वल आ गया। तो इसे हम कहते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट रूल, कि जब कॉम्प्लीमेंट को डबल बार इंप्लाई करो तो फिर से आंसर वही आ जाता है। यही सेम चीज मैं अभी लॉजिक स्टार्ट करने वाला हूं 12th स्टैंडर्ड का। तो लॉजिक में हम लोग पढ़ेंगे एक निगेशन करके, सेम बिहेवियर, माइनस माइनस का सेम बिहेवियर, आगे चल के इनवर्स में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें वहां पे भी यूज होती, सेम बिहेवियर रहता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट को 2 बार अप्लाई कर दो तो सेम वही आ जाता है। ट्रांसपोज में पढ़ते हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो, फिर से वही सेट आ जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी, कॉम्प्लीमेंट की। एक फेमस प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, हर जगह यूज होता है, आगे चल के लॉजिक में भी यूज होगा। लॉजिक स्टार्ट करेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि मैं अभी देखो 11th का तो पेपर अभी तुम लोग का हो जाएगा, तो अभी से मैं 12th स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 12th का भी अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो जो 12th के स्टूडेंट है वो भी लॉजिक देख सकते हैं, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका फर्स्ट चैप्टर होगा लॉजिक, और लॉजिक को साथ साथ में स्टार्ट करेंगे और 11th को भी लेके चलेंगे, और 12th का टॉपिक अभी से हम लोग स्टार्ट कर देते। तो आप लोग बुक वगैरह परचेस कर लो, जिससे कि हम लोग 12th का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट हम लोग करेंगे लॉजिक, क्योंकि इसके हमें सिर्फ सेट की जरूरत थी। लॉजिक के लिए हमें सिर्फ सेट का नॉलेज होना चाहिए, तो सेट के बेसिस पे हम लोग लॉजिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो चैप्टर है उसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए 11th के लिए, बट लॉजिक कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, तो उसको अलग तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है। सबसे सिंपल चैप्टर 12th का लॉजिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर वो आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको मैथ्स का लैंग्वेज समझ में आ रहा है। वो एक लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाए। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप लेते हो तो ए और बी दोनों में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो जाता है, और यूनियन इंटरसेक्शन। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो पहले कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा और इंटरसेक्शन का यूनियन। ये भी बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत जगह यूज होगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये भी आपको याद रखना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। हमने क्या क्या डिस्कस किया, अभी हर एक चीज को हम लोग वेन डायग्राम की मदद से समझेंगे। हमने यूनियन पढ़ा, वो सारे एलिमेंट जो ए में हो, बी में हो और दोनों में हो। अगर 2 सेट की बात करेंगे तो 3 की बात करेंगे तो ए में हो, बी में हो, सी में हो, या तीनों में हो। इंटरसेक्शन, अगर 2 सेट की बात करेंगे तो दोनों में होना चाहिए, 3 सेट की बात करो तीनों में होना चाहिए, ऐसे आगे। डिफरेंस का मतलब ये होता है, जब 2 सेट का डिफरेंस की बात करते हैं, तो जब मैं ए माइनस बी की बात करूंगा तो ए के एलिमेंट ले लो, बट ध्यान रखना है कि बी के एलिमेंट ना हो। ऐसे ही मैं बी माइनस ए डिफाइन कर सकता हूं कि बी के पास हो बट ए के पास ना हो। फोर्थ, हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि सिंपल सी बात है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो उस एलिमेंट को रिमूव कर दो, बचेंगे जो यूनिवर्सल में वो सारे आ जाते हैं। तो ये चारों टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके। अब इसे हम वेन डायग्राम की मदद से करते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली वेन डायग्राम से बन जाते हैं। अब वेन डायग्राम को समझते हैं। मैंने कहा था जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। इसे मैं दे देता हूं ए सेट, इसे मैं दे देता हूं बी सेट। मैंने कहा था कि जो दोनों में कॉमन होता है, ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है, इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, देखो पूरे ए में से, देखो रेड पेन चल रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो ये जो दो कॉमन एलिमेंट है इसे माइनस कर दूंगा, इसका मतलब क्या है
कि पूरे ए में से बी के एलिमेंट को रिमूव कर दे रहा हूं। तो ये जो पार्ट मैंने भी सेट किया, ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक, ये यहां से, ये देखो ये वाला पार्ट, ये यहां से यहां तक, ठीक है, इसे हम कहते हैं ए माइनस बी। तो अब ये वाला पार्ट जो आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बी माइनस ए। क्लियर हो गया आपको? तो ए बी में से ये वाला पार्ट ए का जो बी में नहीं है उसे हम कहते हैं ए माइनस बी। बी में से वो वाला पार्ट जो किसके पास नहीं है, ए के पास नहीं है, मतलब बी में से ए के पार्ट को रिमूव कर दो, तो ये जो पार्ट दिख रहा है उसे हम कहते हैं बी माइनस ए। और इन तीनों पार्ट को मिला के, मतलब ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। अच्छा अब एक बात बताओ, इस ए पार्ट को अगर मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, मान लो ये पार्ट हट गया, तो जो बाहर का पार्ट जो भी बच रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरे पार्ट को माइनस कर दो। अभी जो पूरा सर्कल दिख रहा है ना, इस सर्कल को माइनस कर दो, तो जो आपको दिख रहा है, तो आप लोग ऐसा एक डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से, इस पार्ट को माइनस करके, वो आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे इस पार्ट को माइनस कर दो, तो जो सारे बचेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने कहा था ना, डी मॉर्गन्स लॉ, अरे यार, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, चले ए यूनियन बी डैश करते हैं, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बहुत यूजफुल होता है फॉर्मूले वगैरह में। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा इसको माइनस कर दो, तब ये जो पूरा शेप दिख रहा है ये सब माइनस हो जाएगा, तो जो बाहर के पूरे पार्ट बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर फॉर्मूले से देखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर डायरेक्टली मैं देखूं तो ये पार्ट को माइनस कर दो, जो बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, ए। तो आई थिंक आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पीपीटी में जो जो अब तक हम लोग ने बोर्ड से पढ़ा है वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है, या फिर ऐसी कौन सी पॉइंट जो हमने वहां एक्स्ट्रा पढ़ी थी, अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा नोट वगैरह है वो भी यहाँ चीजें हम देख लेते हैं। तो पहले हमने देखा था डेफिनेशन, तो सिंपल से डेफिनेशन है जो मैंने आपको कहा था कि ए यूनियन बी के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो ए और बी के पास हो, या तो दोनों के पास हो। तो यही लिखा है यहाँ पे, ये डेफिनेशन नहीं है, सिंपल बोलते ना, डिफाइन किया है ऐसे इन जनरल, बाकी डेफिनेशन आगे है। तो ये सिंपल क्या कहता है कि ए और बी कोई भी दो सेट ले लो, तो यूनियन ऑफ ए और बी ये एक सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट होते ए के, सारे एलिमेंट होते बी के, कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखा जाता है, जिसका सिंबल है इस तरीके से हम लोग सिंबल यूज करते हैं, सिंबॉलिकली इसको इस तरीके से लिखा जाता है, बोला जाता है ए यूनियन बी। ये एग्जाम्पल है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराए, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि ए अगर बी के अंदर कंटेन कर रहा है तो उसका यूनियन हमेशा क्या आता है, बड़ी वाली सेट यानी कि बी। वही चीज यहाँ बता रहा है कि ये ए सेट है, बी है, इसके पास तीन एलिमेंट है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब बी जो है वो ए का सबसेट हो जाएगा, तो यूनियन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी आप लोग देख सकते हो। जो जो पॉइंट है एक एक चीज को हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। ये डेफिनेशन है, मैंने आपको क्या कहा था कि ए यूनियन बी के जब हम बात करते हैं तो एक नया सेट मिलता है। जब ए और बी का यूनियन लेंगे तो जो हमें एक नया सेट मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सी, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो या तो ए से होंगे, विच इज आइदर इन ए और बी, या फिर विच आर इन बोथ, जिसे मैथमेटिकली इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो हमने एक एक करके डिस्कस किए थे। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिविटी लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी की आपको याद रखना है। एम्प्टी जो है यूनियन के रिस्पेक्ट में सेट के अंदर एज अ आइडेंटिटी एक्ट करता है, जबकि ये आइडम्पोटेंट लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मैंने आपको बताया था कि ए के अंदर अगर आप यूनिवर्सल अप्लाई कर देते हो तो हमेशा यू आता है। क्यों? वही सबसेट वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो यू जो है अगर बड़ा सेट है तो यूनियन क्या आएगा, बड़ी वाली सेट, मतलब यू, इसे हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्सल भी कहते हैं।
तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक था इंटरसेक्शन। सिंपल सा डेफिनेशन, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ए के पास भी होना चाहिए, बी के पास भी होना चाहिए। 3 सेट है तो ए के पास भी हो, बी के पास भी हो, सी के पास भी हो। वही कह रहा है सिंपल वर्डिंग में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इस सेट ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो सारे एलिमेंट जो कॉमन होते बोथ ए एंड बी, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि द सिंबल, इसके लिए ये यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के अंदर वो बिलोंग करते हैं बोथ ए एंड बी, जैसे इस तरीके से मैथमेटिकली इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कि या तो वो ए के या नहीं, ए के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए और बी के अंदर भी, ए एंड बी दोनों के अंदर बोथ सेट को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप लोग उसकी मदद से देख सकते हो। इसके प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। अब ध्यान से सुनो, ये ए सेट है, बी सेट है। अगर ये मैंने आपको बताया था कि बी अगर ए के अंदर कंटेन कर रहा है तो बी छोटा सेट है, तो यही हमारा क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन। तो इस एग्जाम्पल की मदद से वही बता रहा है कि बी ए के अंदर कंटेन कर रहा है। देखो ये सबसेट का नोटेशन होता है एनसीईआरटी में। तो बी अगर ए का सबसेट है तो इसका मतलब जो छोटा वाला सेट है वही हमारा इंटरसेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोर्ड पे बताया था। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी सिंबॉलिकली। इस तरीके से ये डेफिनेशन है इसका। अब एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि ए और बी अगर इस तरीके से हो वेन डायग्राम में कि ये एक सेट, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। कब, जब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, एम्प्टी। अब इसके बाद प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ की कमिट करता है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन है। एसोसिएटिविटी, अब एम्प्टी और यूनिवर्सल, सिंपल सी बात है, हर सेट यूनिवर्सल का सबसेट होता है। तो इंटरसेक्शन छोटा सेट होगा तो जब यू के साथ अप्लाई करूंगा तो ए आएगा, और एम्प्टी के साथ अप्लाई करूंगा तो हमेशा ए आता है। एम्प्टी लॉ कि एम्प्टी और ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट, अब एम्प्टी के पास कुछ है ही नहीं तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, कुछ नहीं, तो ये एम्प्टी आ जाता है। इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी और यूनिवर्सल। अब यहाँ पे यूनिवर्सल आइडेंटिटी भी हो गया कि किसी भी सेट को अगर मैं यूनिवर्सल पे अप्लाई करूं तो वही सेट मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एक्ट करता है एज अ आइडेंटिटी इन सेट, ठीक है। अब आइडेम्पोटेंट लॉ कि ए के साथ इंटरसेक्शन ले तो ए आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कहा था कि जब हम इंटरसेक्शन को यूनियन पे अप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे हम लोग यूनियन को इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यू, ठीक है। अब ये कुछ वेन डायग्राम है, आप लोग इजीली कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको एंडिंग में पूरा वेन डायग्राम की मदद से बताया था। बी यूनियन सी मतलब ये पार्ट जो दोनों में हो। बात आती ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन होना चाहिए। फिर बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या है, बी और सी में जो ए के कॉमन एलिमेंट रहेंगे, तो बी और सी में ये वाला पार्ट ए में कॉमन है तो ये आ जाएगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन सी। देखो अगर मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा ये ध्यान समझो, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, ठीक है। ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाले पार्ट आ जाएंगे। अब इजीली आप लोग देख सकते हैं कि कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, तो ये देखो ये जो पार्ट है ना ये कॉमन है। अरे यार कौन सा, ठीक है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये देखो यहां पे यही दिया है। अच्छा यूनियन बोला है ना, तो यूनियन बोला है तो यूनियन में क्या आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पार्ट, और ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पार्ट। आई थिंक इसमें रॉन्ग दिया है, अरे रुको, सही है। ए के साथ ए इंटरसेक्शन बी ना, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट,
और जब मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन सी की, तो यही वाला पार्ट आएगा। तो ये ए इंटरसेक्शन सी के साथ है, और जो ये वाला पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ है। अब इसमें कह रहा है कि यूनियन, तो यूनियन में ये पूरे आ जाएंगे, तो यही वाला पार्ट इसमें दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी ले लो और ए इंटरसेक्शन सी ले लो, दोनों का यूनियन, तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वेन डायग्राम से भी क्लियर हो गया, मैंने आपको वेन डायग्राम से ही बताया था। नेक्स्ट था, हमने डिस्कस किया था डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का सिंपल सा डेफिनेशन था, जिस सेट की बात कर रहा हूँ और उसमें से कुछ माइनस करना है, तो उसी सेट का एलिमेंट ले लो और उसमें जो जिस सेट को माइनस करना है उस सेट के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे ये एक सेट है, ये एक सेट है और ये बी सेट है। अब फाइंड करना है ए में से बी माइनस करना है, तो आपको ये भी पॉइंट है, एक काम करो, एक नोट करके लिख लो। मैं आपको बोलता हूँ जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ उसको अलग से नोट करके लिखना कि ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्योंकि ए के एलिमेंट ही उठा रहा हूं ना मैं, तो ए के जब एलिमेंट उठा रहा हूं तो ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट उसमें नोट करके लिख लेना। डिफरेंस ऑफ जहां लिखोगे इसी में प्रॉपर्टी में एक चीज लिख देना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी, अरे ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ए में से अगर बी के एलिमेंट को माइनस कर दूं, तो देखो ए में से बी के एलिमेंट को माइनस करूंगा तो यहां से 2 माइनस हो गया, यहां से 4 माइनस हो गया, यहां से 6 माइनस हो गया। ठीक है, तो 1 3 और 5 ये मेरा किसके अंदर आ जाएगा, a माइनस बी, 1 3 5। अब जब आप b में से a को माइनस करोगे तो यहां से देखो 2 माइनस हो गया, यहां से 4 माइनस हो गया, 6 8, तो ये आपका 6 और 8 आ जाएगा। 6 भी है क्या, अच्छा 6 भी है ना, a के पास 6 भी है तो 6 भी हट जाएगा, तो सिर्फ a 8 बचेगा। तो इससे ये पता चलता है कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल नहीं होते। सिंपल सी बात है, a माइनस बी ए का सबसेट है, b माइनस ए बी का सबसेट है, तो जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल होंगे। तो a माइनस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए इन जनरल। अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग देख सकते हो। इसको डिफाइन इस तरीके से किया है कि वो ए के अंदर, ये भी मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि ए के अंदर बिलोंग करता हो बट बी के अंदर बिलोंग नहीं करता हो। एक रिमार्क लिखा है, ए माइनस बी हो या ए इंटरसेक्शन बी हो या बी माइनस ए हो, ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि डिसजॉइंट बनाने के लिए ही इसका यूज किया गया था। मैंने आपको वेन डायग्राम से ही बताया था कि इस तरीके से जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो a माइनस बी है और ये वाला जो पार्ट है वो b माइनस ए है और ये वाला पार्ट जो है वो a इंटरसेक्शन b है। तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि किसी भी सेट का आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जैसे 4 सेट है और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चारों सेट आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है, इसका मतलब मैं ए आई इंटरसेक्शन ए जे ये हमेशा एम्प्टी होगा किसी भी आई जे के लिए वेयर आई जे बिलोंग्स टू 1 2 3 4। मतलब A1 का A2 के साथ ले लो, A1 का A3 के साथ ले लो। यहाँ पे I इज नॉट इज इक्वल टू जे, खुद के साथ मत लेना क्योंकि आइडेम्पोर्टेंट से फिर वही आ जाएगा। तो A1 का A2 A3 A4 के साथ ले लो, या A2 का A1 A3 A4 के साथ ले लो, या A3 का A1 A2 A4 के साथ, या A4 का A1 A2 A3। किसी का भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। मतलब इस तरीके से सारे सेट होंगे। ठीक है, ये चारों सेट कैसे आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है कि ना कोई भी किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ कॉमन एलिमेंट शेयर नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो डिसजॉइंट का मतलब ये 2 सेट के लिए यूज करते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब 2 से ज्यादा होंगे और किसी भी सेट के पास आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट शेयर नहीं करता है, तब हम कहते हैं कि वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ठीक है, ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सिंपल सा डेफिनेशन था, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, यानी कि वही एलिमेंट आएंगे जो यू को बिलोंग करता हो बट ए को नहीं बिलोंग करता हो, या फिर सिंपल कह दो वो सारे एलिमेंट जो ए को नहीं बिलोंग करते। अब ए को नहीं बिलोंग करते हैं तो बचेगा कहाँ, सारे वो एलिमेंट चले जाएंगे यूनिवर्सल में, बट वो ए के एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो यू अगर यूनिवर्सल सेट है तो ए अगर सबसेट है यू का, तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए का वो सारे एलिमेंट होते यू का जो कि एलिमेंट नहीं होते ए का।
क्या बोल रहा है सिंपल सा कि U अगर एक यूनिवर्सल सेट है और U यूनिवर्सल सेट, A उसका सबसेट, ये A और ये यूनिवर्स, A का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो U के वो सारे एलिमेंट ले लो जो A के पास ना, मतलब ये बाहर के एलिमेंट ले लो, वो सारे क्या हो जाएंगे A कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल दिया है वो सारे देख लो, सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पे कुछ नोट दिया है, पढ़ते हैं क्या है कि A अगर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का तो कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सबसेट ही होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि सारे एलिमेंट कहाँ से रहते हैं, यूनिवर्सल में से। अगर यूनिवर्सल का ही एलिमेंट उठा रहा हूँ तो सीधी सी बात है यूनिवर्सल में ही होगा। जैसे A माइनस बी करते हैं तो A में से B के एलिमेंट को माइनस करते हैं, तो जो एलिमेंट है वो लेते कहाँ से हम लोग, एलिमेंट को तो A से उठा रहे हैं, तो A का सबसेट। ऐसे ही यूनिवर्सल में से अगर मैं A को रिमूव कर रहा हूँ तो जो एलिमेंट उठा रहा हूँ वो कहाँ से उठा रहा हूँ, U से, तो वो किसका सबसेट हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का। और दूसरी बात, दो बार कॉम्प्लीमेंट ले तो A आ जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये दो डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी मैंने आपको बताया था। आगे डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में डिटेल में भी डिस्कशन किया है। ये देखो, अब ये एक सेट है जिसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोग अच्छे एग्जांपल करेंगे, ये सब सिंपल है, ये आप देख लो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग प्रूफ भी कर सकते हो एग्जाम्पल की मदद से। हम लोग आगे जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो हर एक टाइप के जो हमने पढ़ा है ना प्रॉपर्टी, उन सारी प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल की मदद से प्रूफ करेंगे। इन जनरल प्रूफ नहीं करेंगे मैथमेटिकली, बल्कि एग्जाम्पल की हेल्प से हर चीज़ को हम प्रूफ भी करने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, आई थिंक मेरे ख्याल से यही बताया है डी मॉर्गन्स लॉ कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कुछ और नहीं बल्कि ए बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होता है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है, यानी कि डी मॉर्गन्स लॉ, इसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। दिस आर कॉल्ड दी डी मॉर्गन्स लॉ। दिस नेम आर आफ्टर द मैथमेटिशियन डी मॉर्गन। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन लेते हैं तो पूरा यूनिवर्सल, क्योंकि ये ए है और इसके बाहर का पार्ट, अब अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट जब दोनों मिल जाए तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब मैं कह रहा हूं एक अंदर की बात कर रहा है एक बाहर की बात कर रहा है, तो अंदर और बाहर में कॉमन एलिमेंट क्या होता है, कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी। ए ये तो डी मॉर्गन्स लॉ है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट बताया था कि दो बार कॉम्प्लीमेंट है तो ए आ जाता है। अब एक बात बताओ, कोई सेट एम्प्टी है और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पूरे यूनिवर्सल में से क्या माइनस करना है, एम्प्टी सेट को। अब एम्प्टी सेट कुछ रहे तब तो माइनस करो, जब कुछ माइनस ही नहीं करना है मतलब सब कुछ बच गया। ये वही बात हो गई, 10 रुपए में से कुछ मत खर्च करो तो कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, आपको 10 रुपए दिया गया और बोलेंगे कि इसमें से कुछ स्पेंड मत करना, मैं 10 दिन बाद मिलूंगा पूछूंगा कितने रुपए है, तो 10 ही रुपए बचेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने मना किया था कुछ मत खरीदो। अगर मैं 1 रुपये इसमें से स्पेंड कर दूँ तो कितने बचेंगे, 9। बट अगर मैं कुछ भी इसमें से स्पेंड नहीं कर रहा हूँ तो कितने बचेंगे, सारे बच जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, किसी को 10 रुपये दूंगा, बोलूंगा 10 रुपये का जाके एक बिस्किट लेके, अब उसको बोलूंगा पैसे लौटा, तो वो क्या बोलेगा कि 10 रुपये दिए थे और 10 रुपये के तो पूरे बिस्किट आ गए, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। मतलब जितना दिया गया था उन सब का कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एम्प्टी। तो एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। तो ये सारी चीज़ें हम वेन डायग्राम की मदद से इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं या एग्जाम्पल की मदद से। आई थिंक हो चुका है जो हमको पढ़ना था। आई होप आपको कुछ डाउट भी नहीं रहेगा। आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो नोट्स वगैरह है वो सब आपको बनाने हैं। आपको सेंड क्या करना है, जो अपने सारे डेफिनेशन पूरा नोट्स बनाते हुए चलो वो आपको सेंड करना है। और इसके अलावा होमवर्क जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो इसका 1-2 लेक्चर लेंगे जितने भी इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ से इसके बाद से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि अब मेरे ख्याल से ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है इसमें। आई थिंक एक तो इंटरवल पढ़ना है हमको, इंटरवल पढ़ेंगे और एक सिमेट्रिक डिफरेंस कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं सिमेट्रिक डिफरेंस आपको बताऊंगा। और एक तो सिमेट्रिक डिफरेंस और क्या कहा मैंने, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, और हाँ इंटरवल का एक लेक्चर लगेगा। एक लेक्चर में हम लोग इंटरवल और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मतलब कंबाइन क्वेश्चन इंटरसेक्शन यूनियन का रिलेट करके हम लोग वो
डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, और फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको बोलो कि मैं स्टार्ट करने वाला लॉजिक, ताकि अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो तो आपको इजीली और सारे पॉइंट क्लियर, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ज़्यादा मुझे पढ़ाने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।